पूज्य राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा तो सबको 100% है कि राजीव दीक्षित जी की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं हुई। जिस आदमी को डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं था, जिस आदमी को हाइपरटेंशन नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, वो आदमी संसार से अलविदा हो गया। और लोगों ने झूठ प्रचारित कर दिया कि वो तो डायबिटीज के मरीज थे, उनको तो ब्लड प्रेशर था, उनको तो ये बीमारी थी, उनको तो वो बीमारी थी। वो आदमी अपने व्याख्यानों में दसियों बार ये कह रहे थे कि मुझे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, और पिछले कई वर्षों से कभी कोई रोग नहीं आया। उसी पर उनका विचार था, और वही आयुर्वेद का विचार है। आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा। ये ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट नहीं है एलोपैथी की तरह कि मुझे डायबिटीज हो गई, मैंने गोली खाई, और गोली खाई, इधर डायबिटीज तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, लीवर खराब हो गया, लीवर ठीक हुआ तो किडनी फेल हो गई, किडनी ठीक हुई तो हार्ट फेल हो गया। ये कोई एलोपैथ तो है नहीं, ट्रायल एंड एरर। ये दवा नहीं काम कर रही, ये दवा ले लो, ये दवा नहीं काम कर रही है, ये दवा ले लो, फिर ये दवा खा ली, ये वाला रोग ठीक हो गया, पर दूसरा रोग शुरू हो गया। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही है आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, कि जो ऐसा जीवन जीना कि आयु बढ़ जाए, यही आयुर्वेद है। इसी का उनका विचार था, इसी पर वो जीवन भर बोलते थे। लेकिन सोचिए, इस देश में बड़े बड़े चोरों को, बड़े बड़े चोरू चक्कों को उस समय भी और आज भी सरकारों ने बड़ी बड़ी सुरक्षाएं दे रखी हैं। उस समय भी दे रखी थी। जब से देश आजाद हुआ तब से ये एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, वाई प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी, इस तरह की सुरक्षाएं बहुत मुफ्त में भी बांटी गई। हां, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी बात अलग है, पर बहुत से लोगों को तब भी ऐसी बांटी जा रही थी जिनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज भी बहुत सी ऐसी बांटी जा रही है जिनको कोई जरूरत नहीं है। अगर राजीव दीक्षित जी के पास उस समय की सरकारों ने न्याय किया होता और उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था होती, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजीव दीक्षित जी के साथ यह षड्यंत्र हो पाता और आज वो हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन आज नहीं है, क्योंकि उनके साथ सरकारों ने न्याय नहीं किया। अभी बिहार में आपने देखा, कोई गीत गाने वाला, कोई सड़क पर नाचने वाला, कोई फुहड़ता करने वाला, कोई नग्नता करने वाला, कोई हुड़दंग करने वाला, सरकारों ने सुरक्षा दे दी। अब पवन सिंह को क्या जरूरत थी? जो मंच पर फुहड़ता करता है, नंगापन करता है, उस पवन सिंह को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी को वाई प्लस सुरक्षा। अब उसको कोई मक्खी भी मारने ना जाए, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी। और अश्विनी जी के 1000 दुश्मन हैं। विष्णु शंकर जैन, आप सब जानते होंगे, आज हमारे बीच में अभी नहीं है, इस कार्यक्रम में, दिल्ली में है। उन्होंने बताया मुझे कि भैया, सरकार ने इतना रहम किया है। एसएसपी संभल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विष्णु शंकर जैन पर आतंकवादी हमला होने के पूरे योजना तैयार आतंकवादियों ने कर रखी थी। एसएसपी बोल रहा है। लेकिन उसके लिए सुरक्षा में एक गनर वो दिया जिसको रिटायर होने में 1 साल बचा था, और वो खुद हार्ट अटैक का मरीज। तो अब वो विष्णु शंकर जैन की सुरक्षा करे कि विष्णु शंकर जैन उनकी सुरक्षा करे? तो ये तो जॉली LLB 2 बन गया विष्णु शंकर जैन साहब का। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि इस देश में, इस देश के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए जिसका नाम सबसे ज्यादा अग्रिम पंक्ति में है, सलमान खान को सरकार वाई कैटेगरी, वाई प्लस की सुरक्षा दे देती है। कंगना रनौत अभी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है, कौन सी मक्खी कंगना रनौत को मारने जा रही थी कि उसको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी? यह अपने आप में देश के लिए बहुत बड़े शोध का विषय है। चलिए कोई बात नहीं, ओवैसी को जेड कैटेगरी सुरक्षा। चंद्रशेखर रावण, जिसका काम ही जब मुंह खोलना तो मुंह से विष्ठा करना, जो दिन भर मुंह से विष्ठा करता है चंद्रशेखर रावण, और खुद के नाम के आगे एडवोकेट भी लगाता है। उसने प्रैक्टिस कभी करी नहीं, मुझे तो किसी अदालत में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको भी सरकार ने वाई प्लस सिक्योरिटी। शाहरुख खान को वाई प्लस सिक्योरिटी, दीपिका पादुकोण को वाई सिक्योरिटी, इमामों को वाई प्लस जेड सिक्योरिटी, और अश्विनी उपाध्याय जी को खुला छोड़ रखा है निहत्ता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि निहत्ता खड़े रहोगे तो मारे जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के समय तो एक भूल सबसे हो गई, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी के साथ, विष्णु शंकर जैन साहब के साथ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ यह पुनः इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए। सरकारों को इनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीरता से चिंतन, मनन और मंथन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, यहां बुजुर्ग लोग ज्यादा बैठे हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री साहब को अपने अपने स्तर से पत्र लिखिए, और जो नौजवान बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मेंशन कीजिए गृह मंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी को,
और उनसे निवेदन और आग्रह कीजिए कि अश्विनी उपाध्याय जी को हमें अभी इनकी जरूरत है। कम से कम 10 साल तो पीआईएल अभी लगा ही सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर नए लोगों को अभी भाई साहब तैयार कर रहे हैं, नए लोगों की एक पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम उनका काम, उनका स्ट्रेस जो है, अभी जो उनका लोड है, वो वर्कलोड हमारे ऊपर भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मेरा ये वर्कलोड तुम्हें कम करना है। तो हम सब मिलकर के आपका वर्कलोड कम करेंगे। आप दिल्ली में बैठ करके हमें निर्देश देना और फिर हम सब भ्रमण करेंगे। आप अब बहुत घूम लिए, अब थोड़ा हमको घूमने दीजिए देश में, ऐसा भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। और जो आपका स्वप्न है, जो राजीव दीक्षित जी का स्वप्न था, उसको हम मिल करके पूर्ण तन्मयता के साथ, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी जो आने वाली अगली पीढ़ी है, वो आपके विचारों को प्रबलता से, मुखरता से, प्रखरता से, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिना थमे आगे लेकर के जाएगी। जो पताका आप लेकर के चल रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूं। एक बार भारत माता की जय का उद्घोष कर दीजिए। बोले भारत माता की, थोड़ा बुलंदी के साथ कीजिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।